मिले थे, ठीक है, वो थोड़े छोटे थे, ये इसकी लंबाई चौड़ाई थोड़ी साइज बड़ी लग रही है। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम करेंगे क्या कि देखिए पैसेज के अंत में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बना कहाँ से है, बोले पैसेज से ही निकला होगा। तो क्वेश्चन जो बने हैं वो किस उद्देश्य से, बोले पैसेज में जो बातें कही गई हैं उसी को जानने के लिए पैसेज क्वेश्चन बना है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो एक ये पता चल जाएगा रफली कि पैसेज किन चीज से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि अगर हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेते तो हर क्वेश्चन में एक की वर्ड होगा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जब हम पैसेज पढ़ने जाएंगे और वो की वर्ड टकराएगा तो हमारा दिमाग वहां क्लिक करेगा, तो हम वहीं पे अपने आप को रोक करके एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो है पहले पैसेज में आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5th का या 9th का जो है दूसरे पैसेज में आंसर है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमको पैसेज को बार बार 2-3 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बड़ा कि आपको सिर्फ अपने आंसर ही सही नहीं करने होते हैं, विद इन गिवन टाइम फ्रेम आपको सही करना होता है। और अगर आप बहुत ज्यादा समय ले करके क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो पता चला कि 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में आपने 40 तो सही कर लिया और इतना टाइम ले लिया कि 10 क्वेश्चन करने का टाइम ही नहीं बचा। ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए हमसे। ठीक है, ओके, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाउ कैन प्लेइंग बास्केटबॉल इंक्रीज द स्टेमिना ऑफ अ पर्सन। तो हमें लग रहा है कि इस पैसेज में बास्केटबॉल खेल से संबंधित कोई बात हुई है और ये सवाल कर रहा है कि बास्केटबॉल खेलने से स्टेमिना कैसे बढ़ता है, यानी कि इसमें पैसेज में बात कही गई है कि बास्केटबॉल खेलने से स्टेमिना बढ़ता है, उसका कोई तरीका भी होगा। ठीक है, 42 कह रहा है स्पोर्ट मेक्स अ पर्सन लुक बेटर बिकॉज, यानी जो स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी खूबसूरती अच्छी होती है, अच्छा दिखते हैं वो। 43 अकॉर्डिंग टू द पैसेज टीम वर्क मीन्स, पैसेज के अनुसार, ठीक है, आपको अपना कॉमन सेंस का आंसर नहीं देना है, पैसेज के अनुसार टीम वर्क का क्या मतलब होता है। ठीक है, उसके बाद Which games help to improve IQ? कौन सा गेम खेलने से IQ इंटेलिजेंस क्वोटिएंट बढ़ता है। Pick the word that is the opposite of stress. स्ट्रेस का ऑपोजिट कौन सा है, ठीक है, वो हमें बताना है। ठीक है, बस हो गया 5 ही क्वेश्चन। अब हम पैसेज को पढ़ लेते हैं, मुझे उम्मीद है सब लोग किए होंगे, सही किए होंगे, फिर भी पढ़ लेता हूँ। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले अ मेजर रोल इन कीपिंग अ पर्सन फिट एंड फाइन। Furthermore, they increase the blood flow in the entire body, so this helps in keeping the heart in best condition. Moreover, the immunity of the body increases by playing outdoor sports. Also, it helps in keeping your body fat percentage low. ठीक है, it helps in keeping your body fat percentage low. ये पूछा गया कहीं पे, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, स्पोर्ट्स मेक्स अ पर्सन लुक बेटर बिकॉज क्या होगा, द बॉडी लूजेस फैट, ऑप्शन नंबर यस है ना। तो 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, सी हो जाएगा ना। ठीक है, ओके, अब आगे पढ़ते हैं वहां से। तो ऐसे क्या है कि देखिए हम लोगों ने पहले अगर क्वेश्चन पढ़ लिया था तो दिमाग क्लिक कर गया, तो ऐसे में क्या होगा कि पैसेज पढ़ने के लिए आपके पास अगर 5 ही मिनट अंत का बचा हुआ है तो उस 5 मिनट में एक क्वेश्चन तो कर ही लेंगे ना हम। ठीक है, ओके। The immunity of the body increases by playing outdoor sports. It also helps in keeping your body fat percentage low. This makes the appearance of the body better and make a person good looking. ठीक है, games like chess, card games increases mental health of a person as they develop spontaneity and the response time of a person. ये वहां पे पूछा है, नीचे क्वेश्चन था ये 44 में which games help to improve IQ, बोले chess and card games ना, बी ऑप्शन। ओके, आगे आते हैं। As a result, देखिए भाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि ये 8 बजे की क्लास है, इसको टाइम से आप लोग अटेंड किया करिए। ठीक है, हर किसी से। As a result, a person's mind can make a decision under pressure. उसका परिणाम क्या होगा कि अंडर प्रेशर भी आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स गेम्स में
इन्वॉल्व है तो thus this helps in increasing the IQ of a person and presence of mind. Outdoor sports like football, cricket, basketball and hockey build the stamina of a person. Outdoor sports से stamina बढ़ता है. As all these sports require a lot of running, the stamina of a person automatically increases. यानी कह रहा है ये जो स्पोर्ट्स है फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, ये सब रनिंग रिक्वायर करते हैं और रनिंग से स्टेमिना बढ़ता है. पहला ही क्वेश्चन है शायद, आइए देख लेते हैं. हाउ कैन प्लेइंग बास्केटबॉल इंक्रीज द स्टेमिना ऑफ अ पर्सन? 41 नंबर क्वेश्चन. क्या आंसर होगा? सी. द प्लेयर रन्स अ लॉट ना. ठीक है, ओके. Therefore, a person can work for a longer period of time without getting tired. Some sports need individual participation while some require teamwork. Thus, sport develops teamwork in a person, which is essential in every field work. A company can only run by working together and not individually. So, it becomes important for a person to know how to work together in a team. Only then you can achieve the desired goal. Sports can bring change to your day-to-day routine. Moreover, it can relieve you from stress. ठीक है, स्पोर्ट्स जो है आपको स्ट्रेस से भी रिलीव करता है. ठीक है. Moreover, it can relieve you from stress as your body will experience a change. It gives your mind a boost of enthusiasm and happiness. और जब आपके बॉडी में चेंज होगा, आप रिलैक्स फील करेंगे तो आपके माइंड को बूस्ट करेगा और माइंड आपका जो है उत्साह से और खुशी से भरा रहेगा. ठीक है. एज अ रिजल्ट दिस विल फिल यू विथ एनर्जी फॉर द नेक्स्ट डे. और परिणाम स्वरूप क्या होगा कि अगर आपका दिमाग उत्साह से और खुशी से भरा हुआ है तो अगले दिन काम करने के लिए आपके पास बहुत एनर्जी बची रहेगी. राइट. और आप लोगों ने प्रैक्टिकली देखा होगा कि किसी बेवजह की बात को लेकर के हम दिमागी तनाव लेते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे बॉडी की एनर्जी डाउन हो गई, कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही, या मतलब एनर्जी नहीं बची. ठीक है. तो एक क्वेश्चन इसमें शायद बचा था, आइए देखते हैं. 44 ना. पिक आउट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट ऑफ स्ट्रेस. स्ट्रेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं है. एक्सेंट नहीं होगा. ठीक है. ये नन ऑफ द अबव. किसी का माइक ऑन है, खड़खड़ाहट बहुत आ रही है. ठीक है. इसमें नन ऑफ द अबव होगा. ठीक है. इसलिए इसका मतलब जोड़ देना. तो इसमें जितने भी वर्ड्स हैं ए और बी, ये जो है उसके सिनोनिम्स टाइप बन रहे हैं. और ये एसेंट नहीं है, ये एक्सेंट है. ये उच्चारण होता है ना. नहीं, ए उच्चारण होता है. ठीक है. तो इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा. और कोई क्वेश्चन तो बचा नहीं है. हाँ, ये 43 बचा है. सॉरी, 43. हाँ. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, टीम वर्क मीन्स लीडिंग अ टीम नहीं, वर्किंग टुगेदर एज अ टीम मे बी, ट्रेवलिंग टुगेदर एज अ टीम बिल्कुल नहीं. सिर्फ बी, सेकंड वन. ठीक है. मुझे उम्मीद है ये सबका सही होगा. यस सर. ओके. मैं थोड़ा सा अटेंडेंस देख लेता हूँ कि रेगुलर आने वाले में कितने लोग आए, कितने नहीं आए. जो लोग नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि अब क्लासेस एक हफ्ते चल चुकी हैं, ठीक है, तो उनको रहने का कोई मतलब भी नहीं है. आज पूजा नहीं आई है. ओके. अपाला, आई सपोज यू विल कंटिन्यू दिस टाइम. ओके. अशोक, तुम्हें कंटिन्यू करना है ना? जी जी सर. जी सर, जी सर. अंजलि मैडम है. अंजलि जी, आपको भी कंटिन्यू करना है? जी सर. ठीक है. ओके, ठीक है. चलिए, तो मैं क्लास शुरू करता हूँ. ठीक है. चलो. देखो, जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो उसमें से कुछ ऐसे हैं, ज्यादातर ऐसे जो हमें पहले जानते हैं और हमसे पढ़ चुके हैं. जो लोग नहीं जुड़े हैं, ठीक है, जो मतलब जो फ्रेशर हैं, आप लोग इत्मीनान से क्लास को करिए, दिक्कत नहीं आएगी. अगर मान लीजिए आप लोग एग्जाम दीजिए, 3 महीना पढ़ के आपका सर पे एग्जाम सवाल है, दीजिए. ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा आपका. ठीक है. बाई चांस कहीं अगर दुर्भाग्य रहता है तो हमसे आगे भी जुड़े रहिएगा. ग्रामर की 100, मेरी वॉइस को रिकॉर्ड कर लीजिए. ग्रामर की 100% की गारंटी है. आपको इतना समझ में आएगा कि जिससे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप किसी और को समझा सकते हैं. इसकी 100% की गारंटी है. ठीक है. यस सर. चलिए,
उदाहरण के तौर पे अभी अनिल हमको रिसेंटली ज्वाइन किया, मुश्किल से 2 हफ्ता हुआ होगा बेसिक वाले बैच में, ठीक है, तो ये आप लोगों को बता सकते हैं, ठीक है, ओके। देखो भैया, ऐसा है कि हम लोगों ने, मैं ये मान के आप लोगों को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोबारा मैं कभी टाइम लेके समझा दूंगा, ठीक है। हाँ, एक चीज और आपसे बात करनी थी कि जैसे हम इधर आज मंडे है ना, ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे में अगर हम फर्स्ट हाफ में क्लास लेना चाहें तो जो लोग नौकरी पेशे में हैं, जो सुबह स्कूल जाते हैं, वो हमें बता दें कि क्या मॉर्निंग में हमारे लिए क्लास लेना कोई पॉसिबल है, या इवनिंग में 5 से 6 हम क्लास ले सकते हैं, या 4:30 से 5:30 हम क्लास ले सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते में एटलीस्ट हमको 2 एक्स्ट्रा क्लास लेना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि हम एक दिन के लिए गायब होंगे, मे बी ऑन संडे, ठीक है। तो मैं चाहूंगा उससे पहले मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूँ, जिसका जो टाइमिंग है वो हमें बता देगा कि हाँ सर मॉर्निंग में हमें अवेलेबल नहीं, क्योंकि बहुत लोग यहाँ मॉर्निंग में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं तो 7 बजे तो निकल ही जाएंगे, ठीक है। उधर शायद वो फ्री हो सकते हैं, तो 4:30 वगैरह पे अगर किसी का टाइमिंग फिजिबली फ्री है तो बता देंगे, ठीक है, ओके। सर 6 बजे के बाद रखिएगा सर। तो 6 बजे के बाद तो फिर 6 से बात वही हो जाएगी ना। हाँ, 6 बजे से, आप 6 बजे से ले सकते हैं, 6 बजे से। नहीं ठीक है, वो आपका है, सब लोग अपना इंडिविजुअल टाइम को दे दिए, फिर मैं देखूं किसका क्या टाइम शूट कर रहा है, ओके। मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, ठीक है। हाँ जल्दी बताओ सर। सुबह में कितने बजे रख सकते हैं? नहीं, सुबह में वो हमारी मर्जी की नहीं है ना, जो लोग सुबह कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने जाते हैं वो तो घर से निकल जाएंगे 6:30-7 बजे ना, ये दिक्कत है, तो मैं देखना चाहता हूँ किसका क्या टाइमिंग है, ठीक है सर। चाहे जब रखिएगा, 1-2 दिन का मामला है, चाहे जब रखिएगा। हाँ, कम से कम हम 2 क्लास तो लेंगे। चलिए इधर शुरू करते हैं। हाँ ठीक है सर। देखिए, हम लोगों ने नाउन देखा था, नाउन में नाउन का नंबर देख लिया था, नाउन का जेंडर देख लिया था, और साथ ही साथ फाइनाइट वर्ब भी देख लिया था, ठीक है। और इस फाइनाइट वर्ब के साथ साथ हम लोग सब्जेक्ट वर्ब पे ये मान के चल रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। नाउन का एक फीचर बनता है, नाउन का नंबर होता है, नाउन का जेंडर होता है और नाउन का केस होता है। केस एक फीचर आपका बचा हुआ है, जब हम केस पढ़ेंगे तब जा करके हम प्रोनाउन पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में। तो अब हमारे नाउन का केस पढ़ने शुरू कर दें, नाउन केस। यस सर। ठीक है, नाउन केस। देखिए, केस जो होता है वो 3 तरह का होता है, बेसिकली 3 तरह का हो, तो इससे होते तो 5 हैं, ठीक है। सब्जेक्टिव, केस, ऑब्जेक्टिव, केस और पजेसिव। केस, ठीक है, 3 केस होते हैं। केस किसका होता है? नाउन का। अब ये कैसे पता चलेगा कि कोई नाउन सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है या पजेसिव केस में है? तो पजेसिव की तो एक बहुत सिंपल सी पहचान है कि कोई भी नाउन है, उस नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा हो, या नाउन के अंत में कोई ऐसा नाउन है जिसकी स्पेलिंग में ही एस लगा हो या प्लूरल होने के कारण एस लगा हो, कुल मिला जुला के एक ऐसा नाउन जो जिसमें पहले से एस लगा हो, उसको पजेसिव में रखना हो तो उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, बाद वाला एस हम नहीं लगाएंगे। इतनी बात समझ में, ठीक है। तो कोई नाउन पजेसिव केस में है कि नहीं है, उस पे जो एपोस्ट्रोफी लगा होगा वो बता देगा, एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस बता देगा कि पजेसिव केस में है या नहीं, ठीक है। बोले कोई नाउन सब्जेक्टिव केस का है कि ऑब्जेक्टिव केस का, ये कैसे पता करेंगे? बोले सब्जेक्ट के स्थान पे है तो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि कोई नाउन सब्जेक्ट के स्थान पे है या ऑब्जेक्ट के स्थान पे? तो बोले सिंपल सी बात, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल, ठीक है। जगदीश इज अ टीचर। तो इस सेंटेंस में 2 वर्ड आपके नाउन हैं, एक तो जगदीश नाउन है और एक टीचर नाउन है,
ठीक है। और ये आपका वर्ब है। हम सब लोग ये जानते हैं कि वर्ब के पहले जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्टिव केस का है। और वर्ब के बाद जो नाउन होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस का है। हाँ या ना? यस सर। यस सर, ठीक है। तो अब हुआ ये कि जब आप लोग को ये पता है कि वर्ब के पहले वाला नाउन सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है एक्टिव पैसिव में कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है या किसी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में बदलना है तो उसके ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। और सब्जेक्ट को क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो सेंटेंस किस में आ जाएगा? पैसिव में आ जाएगा। हाँ या ना? यस सर। पक्का? इसको आप इस सेंटेंस का पैसिव बनाइएगा, बना के हमको कल दिखाइएगा। ठीक है? ओके, ऑलराइट। अभी बन जाएगा? किसी से कोई बना सकता है इसको पैसिव? नहीं बन पाएगा पैसिव। नहीं बनेगा सर, ऑब्जेक्ट। ये पैसिव बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा? जिसको आप गलती से ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, दरअसल ये ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, और जब एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो पैसिव में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, और बिना सब्जेक्ट के आप शुरू ही नहीं कर सकते सेंटेंस। ठीक है? क्योंकि इनिशियली हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट पे ही लिखा जाता है या सब्जेक्ट से ही शुरू होता है। तो ये जो फंडामेंटल बातें हम लोगों ने पढ़ी है कि वर्ब के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका गलत है। हाँ, वर्ब के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर हर समय वर्ब के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट ही होगा ये जरूरी नहीं है। तो हम ये कैसे पता करेंगे कि वर्ब के बाद वाला नाउन ऑब्जेक्ट है या नहीं है? ठीक है, तो ये जानने के लिए आप लोगों ने बहुत दिनों से सुना होगा, कई लोगों से कई जगहों पे सुना होगा, एक वर्ब होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और मैं फिर बता रहा हूं, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो बच्चों की डिमांड, बच्चों की कंप्लेंट, बच्चों की रिक्वायरमेंट बहुत दिल खोल के और समय दे करके सुनता हूं। तो इस मामले में जरा भी हिचकिचाइएगा मत हर कोई, ठीक है? ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। बोले ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? ठीक है, आइए इसको देखते हैं। देखिए, इनिशियली हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी सेंटेंस हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट पर लिखेंगे, और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। ठीक है, तो जो ये वर्ब होता है, यह वर्ब अपने आप में भाव के अनुसार एज पर इट्स मीनिंग, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मीनिंग, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मीनिंग, ये तीन प्रकार में से किसी एक प्रकार का वर्ब हो सकता है। कैसा हो सकता है? बोलिए, TR से लिख दे रहे हैं ट्रांसिटिव, INT से लिख दे रहे हैं इंट्रांसिटिव, और एक होता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, बोले वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है ये समझिए। अगर हम कहें सॉरी, एग्जाम्पल के तौर पे, डॉग्स बार्क। ठीक है, दो वर्ड का सेंटेंस है। ठीक है, किसके बारे में बात हुई है? डॉग्स के बारे में। डॉग्स के बारे में क्या कहा जा रहा है? बोले भोक्ता है। भोक्ता कौन है? डॉग्स। तो वर्ब बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, अब कहीं पे भी दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा तो आप लोगों ने शुरू से पढ़ा है क्या कि हर सेंटेंस के दो हिस्से होंगे। ठीक है, बोले सेंटेंस के माध्यम से हम किसी के बारे में बात करते हैं, और जिसके बारे में बात करते हैं उसी को सब्जेक्ट कहते हैं। तो सेंटेंस के माध्यम से हम सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, और सब्जेक्ट के बारे में कुछ बात करते होंगे। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वह तो सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रेडिकेट बना है वो एक वर्ब का बना है, और ये वर्ब अकेला ही पूरे प्रेडिकेट के भाव को पूरा कर रहा है। एग्रीड? यस सर। तो हम जिसके बारे में बात करते हैं उसी को इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस।
और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक ही वर्ड का प्रेडिकेट है और यही एक वर्ड प्रेडिकेट का भाव पूरा कर रहा है। लेकिन प्रेडिकेट को डिफाइन कैसे करते हैं, प्रेडिकेट कहते किसे हैं? बोले सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के बारे में हम जो कुछ भी कहेंगे फाइनाइट वर्ब या वर्ब के माध्यम से कहेंगे। जो कुछ भी हम कहेंगे वर्ब के माध्यम से कहेंगे, इसलिए वर्ब जो है खुद ही प्रेडिकेट का पार्ट होता है। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, ठीक है। तो देखिए ये अपने आप में अपना भाव पूरा कर रहा है। अब हमारे ट्रांसटिव समझाना। अगर हम ये कहें कि बर्ड्स फ्लाई। अब देखिए एक बात और है कि बचपन से हम लोगों ने इंग्लिश को हिंदी के माध्यम से या हिंदी के तौर तरीके से समझने की कोशिश की है। तो एक बात प्रैक्टिकली आप लोग समझने की कोशिश करिए। इंग्लिश तो हमारी लैंग्वेज है नहीं, विदेशी लैंग्वेज है, अंग्रेजों की लैंग्वेज है। तो अंग्रेज जब अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाते होंगे इंग्लिश, तो हिंदी से कंपेयर करके तो नहीं पढ़ाते होंगे ना, जबकि हमने इंग्लिश को हिंदी से कंपेयर करके पढ़ा है। तो जब इंग्लिश का फॉर्मेशन हुआ होगा या उसको इंग्लिश लैंग्वेज को डेवलप किया गया होगा, तो हिंदी के कंपैरिजन में नहीं किया गया होगा। ठीक है, वो तो हमारी मजबूरी है कि हमें कुछ नहीं आता, तो एक बेसिक फंडामेंटल चीज हमको एक सहारा चाहिए जिसके जरिए हम हल्का फुल्का समझ सके, छोटे बच्चों को समझा सके। तो इंग्लिश को इंग्लिश के तरीके ही समझा जा सकता है। इंग्लिश को हिंदी के तरीके समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 90% समझ में आ जाए, 10% की कमी रह जाएगी। और जो 10% की कमी रहती है वही दिक्कत क्रिएट कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड्स फ्लाई, ठीक है, ये ध्यान से देखिए, ये एक वर्ब है और ये अपने आप में फाइनाइट वर्ब है। फ्लाई मतलब उड़ना, किसका उड़ना? बर्ड का। ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये एक एक्शन बता रहे, ये एक्शन कौन परफॉर्म करेगा? सब्जेक्ट करेगा। तो इस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए सब्जेक्ट अकेले ही काफी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड मिलके मीनिंग कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, ठीक है। इसी सेंटेंस को अगर हम ऐसे लिखते हैं, बॉयज फ्लाई, ठीक है, तो काम क्या हुआ? फ्लाई करने का। ये एक वर्ब है ना, व्हाट फ्लाई, हु फ्लाई? बोले बॉयज फ्लाई, ठीक है। काम क्या हुआ? फ्लाई करने का। इस काम को फ्लाई करने का जो काम है, किया किसने? बॉयज ने। ये काम हुआ है, इस काम को किया किसने? सब्जेक्ट ने, यानी बर्ड्स ने। और कोई कहीं पे भी कोई काम हुआ है तो उस काम का कोई इफेक्ट होगा, कोई प्रभाव होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो दो बातें हो सकती हैं। इस काम को किया तो सब्जेक्ट ने है, लेकिन इस कार्य का प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है? सब्जेक्ट के ऊपर ही पड़ा है, हाँ या ना? बोले फ्लाई करने का काम किसने किया? बर्ड्स ने, ठीक है। और बर्ड्स खुद से फ्लाई किए, किसी और को फ्लाई नहीं करवाई है। एनी डाउट? लेकिन यहाँ पे देखिए, बॉयज फ्लाई, फ्लाई करने का काम किसने किया? बॉयज ने। और फ्लाई करने का काम एग्जीक्यूट तो किया है सब्जेक्ट ने, लेकिन यहाँ पे फ्लाई सब्जेक्ट खुद कर सकता है या किसी और चीज को फ्लाई करा सकता है? इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस नंबर 2, किसी और चीज में फ्लाई करोगे। पक्का? मतलब फ्लाई करने का काम किया किसने है? सब्जेक्ट ने, ठीक है, परफॉर्म किया सब्जेक्ट ने, लेकिन इसके एक्शन का जो इम्पैक्ट होगा, वो इम्पैक्ट, उड़ने का इम्पैक्ट बॉयज अपने ऊपर ले सकते हैं क्या? नो सर। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो इसका इम्पैक्ट अपने ऊपर ले ही नहीं सकता। तो जब ये सब्जेक्ट इस वर्ब का इम्पैक्ट अपने ऊपर नहीं ले सकता तो क्या करेगा? इस वर्ब के इम्पैक्ट को किसी दूसरे पर ट्रांसफर कर देगा। तो देखिए बॉयज फ्लाई है तो बिल्कुल इम्पॉसिबल, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि बॉयज फ्लाई काइट्स, हाँ या ना? तो काम क्या हुआ? फ्लाई करने का। और जो फ्लाई करने का काम है वो किसने एग्जीक्यूट किया? सब्जेक्ट ने। तो फ्लाई करने का काम को परफॉर्म तो किया सब्जेक्ट ने, लेकिन फ्लाई करने का इम्पैक्ट, इसका प्रभाव सब्जेक्ट अपने ऊपर लिया है या सब्जेक्ट ने किसी अन्य पर ट्रांसफर कर दिया है? किसी अन्य पर ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन यहाँ पे फ्लाई करने का काम किया तो सब्जेक्ट ने है,
लेकिन फ्लाई करने का जो इम्पैक्ट है वो सब्जेक्ट अपने ऊपर लिया है कि किसी दूसरे पे ट्रांसफर कर दिया है? अपने ऊपर लिया है। जबकि अगर हिंदी में देखें तो यहाँ भी फ्लाई है, हिंदी के अनुसार फ्लाई का मतलब उड़ना, और यहाँ भी फ्लाई है, हिंदी में फ्लाई का मतलब उड़ना। पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग लें तो ये क्या कह रहा है? बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं, खुद से उड़ती हैं। और इसको हिंदी के अनुसार लीजिए, बॉयज फ्लाई काइट्स, बच्चे पतंग उड़ते हैं या उड़ाते हैं? उड़ाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी के अनुसार उड़ना हो गया, उड़ाना हो गया, लेकिन इंग्लिश में दोनों वर्ड सेम है, फ्लाई। ठीक है, तो हुआ क्या है, ये पहचानने का तरीका है कि वर्ब जो है ट्रांसिटिव है कि इंट्रांसिटिव। तो फाइनाइट वर्ब है तो उसका अपना सब्जेक्ट होगा ही होगा। तो बस वर्ब को ये देखिए कि वर्ब जिस एक्शन को बता रहा है उस एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट के ऊपर जा रहा है या सब्जेक्ट के माध्यम से किसी दूसरे शब्द पर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ट्रांसफर ट्रांसिटिव, ट्रांसफर ट्रांसिटिव। तो जब वर्ब के द्वारा दर्शाए गए एक्शन का इफेक्ट, एक्शन का प्रभाव सब्जेक्ट पे ना पड़कर किसी दूसरे शब्द पर ट्रांसफर होगा तो ऐसे ही वर्ब को इंग्लिश ग्रामर में कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब एक वर्ब होता है, एक ऐसा वर्ब होता है जिसके कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे न पड़ के किसी सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द पर ट्रांसफर होता है। तो सेंटेंस में किसी वर्ब को इस प्रकार से या इस भाव में प्रयोग किया गया हो कि उसके कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे न पड़ के किसी दूसरे शब्द पे ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे ही वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। एनी डाउट? काइट्स को हमने छिपा दिया। बॉयज फ्लाई, क्या ये संभव है कि बच्चे उड़ सकें? नो सर। तो ये सेंटेंस अपना भाव पूरा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो फ्लाई वर्ब है ये ट्रांसिटिवली यूज हुआ है, ट्रांसिटिव वर्ब है। और यही आप लोग छोटे बच्चों की किताब में पढ़े होंगे, एक लाइन में दे दिया जाता है क्या कि ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जो अकेले अपने आप में अपना भाव पूरा नहीं कर सकता। ट्रांसिटिव वर्ब को अपना भाव पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब किसी वर्ब को तब कहेंगे जब उसके द्वारा दर्शाए गए कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे न पड़ के किसी दूसरे शब्द पे ट्रांसफर हो। तो वर्ब अपने कार्य के प्रभाव को ट्रांसफर करने का भाव देगा तो उसी वर्ब को ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एक बात। दूसरी बात कि ट्रांसिटिव वर्ब का प्रभाव जिस वर्ड पे ट्रांसफर होगा उसी वर्ड को ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? ओके, अब यहाँ देखिए, बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती हैं। ठीक है, तो फ्लाई किस करने का काम, फ्लाई करने के काम को परफॉर्म किसने किया? बर्ड्स ने। क्लियर है? और फ्लाई करना जो एक्ट है उस एक्ट के इफेक्ट को अपने ऊपर लिया किसने? बर्ड्स ने, यानी कि सब्जेक्ट ने। तो ये वर्ब जिस एक्शन को दिखा रहा है उस एक्शन को परफॉर्म भी सब्जेक्ट ने किया है और उस एक्शन के इफेक्ट को, उस एक्शन के प्रभाव को भी सब्जेक्ट ने अपने ऊपर ही लिया है। तो यहाँ पे ये जो वर्ब है, इस वर्ब का जो इफेक्ट है वो इफेक्ट ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है? बस ये बता दीजिए। नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो जब ट्रांसफर नहीं हुआ है तो इसको ट्रांसिटिव ना कहेंगे, और ट्रांसिटिव नहीं कहेंगे तो ट्रांसिटिव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इंट्रांसिटिव। ठीक है, तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के साथ मिल करके अपना भाव पूरा कर लेता है। उसको अपना भाव पूरा करने के लिए किसी अतिरिक्त या एडिशनल वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि ट्रांसिटिव वर्ब अगर है तो ट्रांसिटिव वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिल करके भाव पूरा नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके, उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य को पूरा करने वाला शब्द जब तक नहीं आएगा तब तक ट्रांसिटिव वर्ब अपना भाव पूरा नहीं करेगा। गॉट माय पॉइंट? व्हाट इज ट्रांसिटिव एंड व्हाट इज इंट्रांसिटिव वर्ब? यस सर, गॉट इट। ठीक है, तो जो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव होते हैं, हाँ पूछिए। हो गया सर? जो काइट है, आपने बोला कि ऑब्जेक्ट ऑफ द, कुछ आगे बोले हैं, क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, दिस काइट इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका है? तीन ही वर्ड है इसमें। एक तो काइट्स खुद ही है,
एक बॉयज है, एक फ्लाई है, तो ये खुद ही ऑब्जेक्ट है काइट, तो इसको हटा दिया, बचे दो वर्ड। तो ये ऑब्जेक्ट किसका है, बॉयज का है कि फ्लाई का है? फ्लाई का। फ्लाई का। और फ्लाई क्या है, वर्ब है। तो यहाँ पे जो काइट से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसका, ट्रांसिटिव वर्ब का। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हिंदी के अनुसार अगर इसको समझने की आप कोशिश करें, लड़के उड़ते हैं या उड़ाते हैं? उड़ाते हैं। उड़ाएंगे तो कुछ ना, किसी चीज को उड़ाना उद्देश्य होगा ना, तो उड़ाने के उद्देश्य को काइट्स पूरा कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? सर उसका किसी आपने कोई नाम बताया है अभी, ऑब्जेक्ट ऑफ द आगे कुछ और था। ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब। ओके सर। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब को ही ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। तो मैं फिर से क्लास से पूछ ले रहा हूँ, तेजू जी और एक और सज्जन जुड़े हैं, मिस्टर मनोज। तेजू जी, मनोज, दो ही लोग नए हैं मेरे ख्याल से। सुषमा, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर, आई एम गेटिंग। यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट की क्या पहचान है कि कहीं सेंटेंस में अगर नाउन लिख दिया गया है तो आप कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट है? ठीक है, बोले वो ट्रांजिटिव वर्ब, बोले सॉरी, सेंटेंस में अगर ट्रांजिटिव वर्ब यूज हुआ है तो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे? बोले एक ऐसा वर्ब जिसके कार्य का प्रभाव किसी दूसरे पर ट्रांसफर हुआ है। तो ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव, ट्रांजिटिव वर्ब का प्रभाव जिस वर्ड पे ट्रांसफर होता है उसी वर्ड को ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। एनी डाउट? नो डाउट, नो डाउट, ठीक है। इसमें हम कुछ नोट्स नहीं लिखवाएंगे क्योंकि क्लास के बाद आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाती है, उसमें ये मतलब राइटिंग भले ही बहुत विजिबल ना हो लेकिन वॉइस बिल्कुल क्लियर होती है, वहां से आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, क्योंकि मैं क्लास का समय जाया नहीं करना चाहूंगा। अगर कोई डाउट है तो पूछे, नहीं आगे बढ़े हम, ठीक है? अब देखिए, तो हमने क्या कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? बोले एक ऐसा वर्ब जिसके कार्य का प्रभाव, एक ऐसा वर्ब जिसके कार्य का प्रभाव, यानी कि वर्ब होगा तभी तो उसका कार्य होगा, और वर्ब हमेशा कार्य तो नहीं बताता है। तो एक ऐसा वर्ब जो कार्य दर्शाए वो कार्य का ही प्रभाव होगा। ये बात समझ में आई? और जो बी वर्ब होते हैं उनका प्रभाव, उनका कार्य ही नहीं होता तो प्रभाव भी नहीं होगा। ये बात समझ में आए? कार्य का प्रभाव ट्रांसफर होता है, ये 99% केसेस में सही है, आगे चल के देख लेंगे, ठीक है? तो अगर हम ये कहें, ध्यान से देखिए, जगदीश इज अ टीचर, ठीक है, इज एक वर्ब है, ओके। तो मैं सिर्फ इतना ही लिख दूं, जगदीश इज, या मैं ये लिख दूं बर्ड्स फ्लाई। दोनों सेंटेंस की सिमिलरिटी देखिए, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, सिमिलरिटी एंड डिफरेंस। यहाँ भी एक फाइनाइट वर्ब है और उसका ये सब्जेक्ट है, यहाँ भी फाइनाइट वर्ब है और उसका ये सब्जेक्ट है ना। ये फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिल करके मीनिंग कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। लेकिन ये फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर के मीनिंग कंप्लीट कर रहा है क्या? नहीं। तो किस बात की मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रही, इसको ध्यान से समझिए। बोले सेंटेंस है तो सेंटेंस के दो पार्ट होंगे, सब्जेक्ट पार्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट। ये तो सब्जेक्ट पार्ट में अकेला एक ही नाउन है, तो सब्जेक्ट को तो साफ साफ बता रहा है कि जगदीश ही सब्जेक्ट है। लेकिन इज जो है प्रेडिकेट पार्ट के भाव को पूरा कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। ऑन द अदर हैंड बर्ड्स जो है एक वर्ड का सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट एकदम क्लियरली डिफाइंड है, बोले बर्ड्स के बारे में बात हो रही है। और यहाँ पे जो फ्लाई है ये प्रेडिकेट के पार्ट में है, और प्रेडिकेट के पार्ट में इसी के तरह अकेला वर्ब है, और ये अकेला वर्ब प्रेडिकेट का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है सर। कर रहा है। तो अकेला वर्ब यहाँ भी है पर ये प्रेडिकेट के भाव को पूरा कर रहा है, अकेला वर्ब यहाँ भी है प्रेडिकेट के भाव को पूरा नहीं कर रहा है। एनी डाउट? नो सर। तो इसी को और थोड़ा शॉर्ट में हम आपको समझा दें, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे सब्जेक्ट पर लिखेंगे, सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? फाइनाइट वर्ब। इस फाइनाइट वर्ब की जो पॉसिबिलिटी है 3 हो सकती है। नंबर 1 बोले इंट्रांसिटिव हो सकती है,
नंबर 2 ट्रांसिटिव हो सकता है। अब मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, ठीक है। इज जो है सब्जेक्ट के साथ मिलकर के अपना भाव पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। नहीं अगर ये भाव पूरा कर लेता, अगर ये भाव पूरा कर लेता तो उसको हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, हाँ या ना। लेकिन भाव पूरा नहीं कर पा रहा है तो ये इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। साथ ही साथ क्या इज जो है कार्य के प्रभाव को किसी दूसरे के ऊपर ट्रांसफर करने का भाव दे रहा है क्या? नो सर। तो जब ये अपने कार्य, पहली बात तो कार्य दर्शा ही नहीं रहा तो ट्रांसफर क्या करेगा, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब भी नहीं है। तो जब सेंटेंस में जो फाइनाइट वर्ब आप यूज करते हैं वो अपने आप में ना तो इंट्रांसिटिव है ना ही ट्रांसिटिव है, तो तीसरा चीज बचा वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का क्या मतलब है, ये देखिए, इसको अगर हम कहें तो ये ना ही ट्रांसिटिव वर्ब है और ना ही इंट्रांसिटिव वर्ब है ना। ये ना ही ट्रांसिटिव वर्ब है ना ही इंट्रांसिटिव वर्ब है, ठीक है। तो आप ध्यान से देख लीजिए, अब क्या है, ये वर्ब जो है, ये वर्ब जो है प्रेडिकेट के पार्ट में है, लेकिन प्रेडिकेट का भाव पूरा कर ही नहीं रहा है। तो एक ऐसा वर्ब जो ना ही ट्रांसिटिव वर्ब हो और ना ही इंट्रांसिटिव वर्ब हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट। क्योंकि जो फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में आप यूज करते हैं जिसके माध्यम से आप सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं वो तीन में से एक प्रकार का हो सकता है। अगर ट्रांसिटिव है तो ठीक, इंट्रांसिटिव है तो ठीक, नहीं तो ट्रांसिटिव होगा। और जब ना ही इंट्रांसिटिव है ना ही ट्रांसिटिव हो तो कैसा होगा, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। क्लियर है। वैसे वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन इसलिए कहते हैं कि वर्ब तो हमेशा रहेगा प्रेडिकेट के पार्ट में, तो जो वर्ब प्रेडिकेट के पार्ट में रहेगा, हो सकता है प्रेडिकेट का भाव पूरा करे या प्रेडिकेट का भाव पूरा ना करे, हो सकता है प्रेडिकेट का भाव पूरा करे या हो सकता है प्रेडिकेट के भाव का भाव पूरा ना करे। तो एक ऐसा वर्ब जो प्रेडिकेट के भाव को पूरा नहीं करता है उसी को हम कहते हैं वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। सच ए वर्ब व्हिच डज नॉट कंप्लीट द मीनिंग of the predicate part of the sentence is called a verb of incomplete predication. Am I clear to you all? Yes. जी सर। ठीक है, ठीक है। तो इसको और भी थोड़ा सा हम इजी करते हुए चलें। तेजू आज ठीक चल रहा है तेजू जी? यस सर। ठीक है। तो देखिए, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा, फाइनाइट वर्ब बताएगा। हो सकता है कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिल करके अपना मीनिंग पूरा कर ले, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रांसिटिव वर्ब। तो सेंटेंस में यदि इंट्रांसिटिव वर्ब है तो उस वर्ब को अपना भाव पूरा करने के लिए अलग से कोई वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। दूसरा सिचुएशन ये बन सकता है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा, फाइनाइट वर्ब बताएगा, ठीक है। और ये फाइनाइट वर्ब जो है हो सकता है अपने आप में ट्रांसिटिव वर्ब हो। तो आप लोगों ने पढ़ा ही अभी अभी कि ट्रांसिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसके कार्य को, ट्रांसिटिव वर्ब के कार्य को परफॉर्म कौन करेगा, सब्जेक्ट करेगा, लेकिन उसके कार्य के प्रभाव को सब्जेक्ट अपने ऊपर ना लेकर के किसी दूसरे शब्द पे ट्रांसफर कर देगा, हाँ या ना। तो ट्रांसिटिव वर्ब को अपना भाव पूरा करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एनी डाउट? नो सर। नो। नंबर 3, मान लीजिए कि सब्जेक्ट है और फाइनाइट वर्ब है, और यहाँ जो फाइनाइट वर्ब के बारे में बताने आया है वह वर्ब ना ही ट्रांसिटिव है और ना ही इंट्रांसिटिव है। तो वर्ब जब ना ही ट्रांसिटिव होगा ना ही इंट्रांसिटिव होगा तो वह कैसा वर्ब होगा, तीसरा जो बचेगा वही होगा। उसे हम क्या कहेंगे, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, ठीक है। और आपने पढ़ा ही कि जो पूरे सेंटेंस का भाव पूरा होना चाहिए, पूरे सेंटेंस का भाव पूरा होने के लिए जरूरी है कि सब्जेक्ट पार्ट का भी भाव पूरा हो और कॉम्प्लीमेंट पार्ट का भी भाव पूरा हो। और कॉम्प्लीमेंट शुरू ही होता है, कॉम्प्लीमेंट का मेन जो पार्ट होता है वो फाइनाइट वर्ब ही होता है। ये फाइनाइट वर्ब जो है कॉम्प्लीमेंट का भाव पूरा नहीं कर पा रहा है अकेले, तो इसका भाव पूरा करने के लिए इस
वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को अलग से हमें एक वर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए। वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के भाव को जो वर्ड पूरा करता है उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। COMPLEI नहीं E, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे सेंटेंस जब भी हम लिखेंगे तो सब्जेक्ट पर लिखते हैं, सब्जेक्ट के बारे में फाइनाइट वर्ब बताता है, और जो फाइनाइट वर्ब है अपने आप में भाव के अनुसार ट्रांसिटिव हो, इंट्रांसिटिव हो सकता है, ट्रांसिटिव हो सकता है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो सकता है, जिसमें कि जो इंट्रांसिटिव है वो अकेले ही सब्जेक्ट के साथ मिलकर अपना भाव पूरा कर लेगा। ठीक है, लेकिन जो ट्रांसिटिव वर्ब है वो भाव पूरा नहीं कर पाएगा सब्जेक्ट के साथ मिलकर के, और जो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है वो भी सब्जेक्ट के साथ मिलकर के अपना भाव पूरा नहीं कर पाएगा। तो जो वर्ब होता है फाइनाइट वर्ब, उसमें एक वर्ब है, तीन प्रकार में से किसी एक प्रकार का वर्ब होगा, इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, अगर इंट्रांसिटिव है तो भाव पूरा कर लेगा, लेकिन दो वर्ब ऐसे हैं जो अपना भाव पूरा नहीं कर पाते। कौन कौन? ट्रांसिटिव वर्ब और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो ट्रांसिटिव वर्ब को अपना भाव पूरा करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑब्जेक्ट की। और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को अपना भाव पूरा करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? कॉम्प्लीमेंट की। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे जगदीश इज अ टीचर, यहाँ पे इज जो है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन है। ये ना ही देखिए, अब इसका चेक करने का तरीका, अगर ये वर्ब सब्जेक्ट के साथ मिलकर के अपना भाव पूरा करता तो आगे जो कुछ भी लिखा है हमने इसको छिपा दिया। जगदीश इज क्या अपना भाव पूरा कर रहा है? नहीं। तो भाव पूरा नहीं कर रहा मतलब ये इंट्रांसिटिव नहीं है, क्योंकि इंट्रांसिटिव होता तो इस सब्जेक्ट के साथ मिलकर भाव पूरा कर देता। ठीक है, इंट्रांसिटिव नहीं है। क्या ये कार्य का प्रभाव ट्रांसफर कर रहा है? नहीं। तो ट्रांसिटिव भी नहीं है। तो जब इंट्रांसिटिव भी नहीं है, ट्रांसिटिव भी नहीं है, तो क्या बचा? वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के भाव को जो भी पूरा करेगा उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। तो यही आपको मैं उस समय बताया था कि जनरली हमको लगता है कि वर्ब के बाद जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट होता है, पर ऑब्जेक्ट तो ट्रांसिटिव वर्ब को चाहिए, और यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, तो लिहाजा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? एक्टिव पैसिव में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे टीचर को बच्चे ला के दे देते हैं, गुरुजी ये एक सेंटेंस है, इसको पैसिव में चेंज करिए, तो गुरुजी कभी मशक्कत ना करें पैसिव में चेंज करने की। सबसे पहले देख लें, अब फंडामेंटली आप लोगों ने पढ़ा है कि पैसिव में बदलते, सेंटेंस को पैसिव में बदलते समय ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो सब्जेक्ट तो ये तब बनेगा ना जब ये ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे ऑब्जेक्ट है कि नहीं? बोले ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब का होगा, क्या ये वर्ब ट्रांसिटिव है? नहीं। तो सबसे पहले एक्टिव पैसिव करने के लिए कोई बच्चा आपको चेक करने के लिए आता है, जब वो सेंटेंस है तो देखिए उस सेंटेंस में जो वर्ब है वो ट्रांसिटिव है कि नहीं। अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो ठीक है, और ट्रांसिटिव नहीं है तो उसका पैसिव बनेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। तो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव, तो इसी को हम कहते हैं केस। अब देखिए केस, हमने ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव क्यों समझा, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांसिटिव क्या होता है, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है, ये केस समझने के लिए हमने समझा। ठीक है, अब केस सुनिए, ऑब्जेक्टिव केस ध्यान समझिए। अगर हम कहें, जैसे यहाँ पे वो जो एग्जाम्पल सेंटेंस हमने लिखा था कि बॉयज फ्लाई काइट्स। ओके, अब ये नाउन है, ये भी नाउन है, और आप लोगों ने शुरू से देखा कि नाउन के तीन फीचर होते हैं, नाउन का नंबर होगा, जेंडर होगा, केस होगा। ठीक है, तो हम सेंटेंस में किसी भी प्रकार का करेक्शन या कुछ भी करने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हम फाइनाइट वर्ब या वर्ब के पास जाएंगे। ठीक है, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब है। हर फाइनाइट वर्ब का फीचर आपने पढ़ा है कि जो भी फाइनाइट वर्ब होगा उसका अपना एक पर्सनल सब्जेक्ट होगा। हु फ्लाई काइट्स? बॉयज। ठीक है, और सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा।
ठीक है, तो ये नाउन है, कैसा नाउन है, नंबर इसका कैसा है, प्लूरल है, कोई दिक्कत। उसके बाद नाउन का जेंडर होगा, ये जिसको बता रहा है ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में ये मेल है, फीमेल नहीं है, तो जेंडर क्या हो जाएगा, मैस्कुलिन। उसके बाद नाउन है तो केस होगा, और इस फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसका केस क्या माना जाएगा, सब्जेक्टिव। क्लियर। उसी तरह से अगर आप इसका निकालना चाहें तो इसका नंबर क्या है, काइट्स का प्लूरल। जेंडर क्या है, कोई जेंडर नहीं, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, केस क्या है, बोले यहाँ पे जो वर्ब है, ये वर्ब तीन में से एक प्रकार का हो सकता है, इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। ठीक है, ये काइट्स को छिपा लीजिए, क्या इसके साथ मिल करके भाव पूरा कर रहा है, नहीं, भाव नहीं पूरा हो रहा सब्जेक्ट के साथ मिल करके, तो ये ट्रांसिटिव नहीं, इंट्रांसिटिव, सॉरी इंट्रांसिटिव नहीं है, इंट्रांसिटिव नहीं, अभी ट्रांसिटिव हो सकता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। लेकिन फ्लाई, फ्लाई करने का काम किसने किया, बॉयज ने, और फ्लाई करने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा, काइट्स पे, तो ये ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं अपने इम्पैक्ट को किसी दूसरे वर्ड पे। तो जब वर्ब सेंटेंस में वर्ब इस प्रकार से यूज किया गया हो कि वह वर्ब जिस कार्य को दर्शा रहा है उस कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पे ना पड़ के किसी दूसरे शब्द पे ट्रांसफर हो, तो उसी को हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, और जिस शब्द पर ट्रांसफर होता है, वर्ब का प्रभाव जिस वर्ड पर ट्रांसफर होता है, उसी वर्ड को उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसका केस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर है। ऑब्जेक्ट की जरूरत किसको पड़ती है, ट्रांसिटिव वर्ब को। अब पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो, जस्ट अ मिनट, पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखिए। एक तो होता है ट्रांसिटिव वर्ब, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है, और दूसरा होता है प्रेपोजिशन। पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिर्फ दो ही वर्ड्स, कौन कौन, ट्रांसिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन। अगर सेंटेंस में ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसको एक प्रीपोजिशन चाहिए, या सेंटेंस में अगर ट्रांसिटिव वर्ब है तो उसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, सेंटेंस में अगर एक प्रीपोजिशन है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, और सेंटेंस में यदि ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है और साथ ही साथ प्रीपोजिशन भी नहीं है तो उसमें ऑब्जेक्ट रहेगा ही नहीं, तो वहां पे जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनेगा। इतनी सी बात समझ में आई जी। क्लियर है। अब देखिए एक और लेते हैं, अगर हम कहें जगदीश इज अ टीचर, तो अब तो हम लोग श्योर हो गए हैं कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन तो ऑब्जेक्ट नहीं, जब ये ऑब्जेक्ट नहीं तो इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं बनेगा। लेकिन किसी ने पूछ लिया कि इसके सारे फीचर्स बता दो, ठीक है, तो नंबर 1 ये सिंगुलर नंबर का है। जेंडर देखिए ध्यान से, जगदीश इज टीचर, तो ये बी फॉर्म का वर्ब है, और बी फॉर्म का वर्ब सब्जेक्ट के बारे में या तो स्टेट बताएगा या बीइंग बताएगा। मतलब बी फॉर्म का वर्ब सब्जेक्ट के बारे में उसका होना बताएगा, वो अपने आप में क्या है, या नहीं तो उसका दशा बताएगा कि कैसा है। अब प्रेडिकेट पार्ट को देख के बता दीजिए कि यहाँ पे वर्ब जो है सब्जेक्ट के बारे में उसका दशा बता रहा है कि होना बता रहा है कि वो अपने आप में क्या है, क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि बीइंग बता रहा है, बीइंग बता रहा है ना, बीइंग। तो जगदीश यानी कि सब्जेक्ट अपने आप में क्या है, टीचर है। टीचर कौन है, सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत। ठीक है, तो वैसे तो टीचर का जेंडर जो है कॉमन होता है, लेकिन यहाँ पे टीचर सीधे किसको रेफर कर रहा है, जगदीश को, तो यहाँ पे इसका जेंडर हम क्या कंसीडर करेंगे, मैस्कुलिन। एम आई क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, अब इसका केस क्या होगा, इसका केस सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का, नाउन या प्रोनाउन, यदि कॉम्प्लीमेंट है तो उसका केस हमेशा सब्जेक्टिव होगा। ऐसा क्यों होगा, बोले सब्जेक्टिव, वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है तो सब्जेक्टिव क्यों होगा, तो आइए देख लेते हैं, इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं।
जगदीश इज अ टीचर। ठीक है, ये जो है बी फॉर्म का वर्ब है। बी फॉर्म का वर्ब या तो बीइंग बताएगा या स्टेट यानी दशा बताएगा। जब आप प्रेडिकेट पार्ट में गए तब आपको पता चला कि जगदीश अपने आप में क्या है, टीचर है। यहाँ पे बी फॉर्म का वर्ब सब्जेक्ट के बारे में क्या बता रहा है, बीइंग बता रहा है, होना, कि वो क्या है, टीचर है। तो बस ऐसे ही समझ लीजिए कि टीचर और जगदीश में कोई डिफरेंस है क्या? नो सर। नो सर। जो सब्जेक्ट है वही पर्सन कॉम्प्लीमेंट है, या जो पर्सन कॉम्प्लीमेंट है वही अपने आप में सब्जेक्ट है। दोनों में कोई अंतर है क्या? नो सर। नहीं ना, जगदीश ही टीचर है या टीचर कौन है, जगदीश है। तो जो कॉम्प्लीमेंट होता है किसका, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन directly refers the subject, hence its case is considered subjective. बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, ओके। तो सब्जेक्टिव केस सिर्फ दो नाउन का होगा। कौन दो नाउन? एक नाउन जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, फाइनाइट वर्ब के लिए जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है उसका सब्जेक्टिव केस होगा। दूसरा, जो कॉम्प्लीमेंट के जगह पर अगर नाउन या प्रोनाउन आ गया, इफ अ नाउन और अ प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट, इट्स केस विल ऑलवेज बी सब्जेक्टिव। क्लियर है? तो सब्जेक्टिव केस का वो जो शब्द है या सब्जेक्टिव केस का जो नाउन या प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस का नाउन और प्रोनाउन पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ दो जगह यूज होगा। कहाँ कहाँ? एक तो फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट की जगह पे और एक कॉम्प्लीमेंट की जगह पे। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की कितनी जगह होगी? दो। कौन कौन सी? ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्टिव केस की टोटल कितनी जगह होगी? सिर्फ दो जगह। ऑब्जेक्टिव केस की सिर्फ दो जगह होगी। एक तो ट्रांसिटिव वर्ब के लिए जो ऑब्जेक्ट करेगा वो ऑब्जेक्टिव केस की जगह होगी, और दूसरा प्रीपोजिशन के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो ऑब्जेक्ट की जगह होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की सिर्फ दो जगह। और फिर सब्जेक्टिव केस की जगह कितनी होगी? दो। एक तो फाइनाइट वर्ब के लिए खुद जो सब्जेक्ट का काम करेगा उसका सब्जेक्टिव केस बनेगा, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का जो कॉम्प्लीमेंट है वहां पे नाउन या प्रोनाउन आया है तो उस नाउन या प्रोनाउन का भी केस हमेशा क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। कोई दिक्कत? हेलो? नो सर। नो सर। मैं एक हेडिंग डाल रहा हूं, पोजीशंस ऑफ अ नाउन। पोजीशंस ऑफ नाउन्स। नाउन की पोजीशन कहाँ? सेंटेंस में। उसको मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नाउन यूज करेंगे तो सेंटेंस में करेंगे। ठीक है, कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें फाइनाइट वर्ब होगा, और फाइनाइट वर्ब है तो बताएगा सब्जेक्ट के बारे में, और सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नेमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड इज ऑलवेज अ नाउन और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो नाउन की एक जगह कौन बनेगी? फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट का जो स्थान होगा वो किसका स्थान होगा? नाउन का। पक्का? हम इसको क्लासरूम में ऐसे बताते हैं, बोले प्रिंसिपल के चेयर पे प्रिंसिपल बैठेगा, टीचर के चेयर पे टीचर बैठेगा, स्टूडेंट के चेयर पे स्टूडेंट बैठेगा। उसी तरह सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्टिव केस की वर्ड की जगह पे सब्जेक्टिव वाला बैठेगा, ऑब्जेक्टिव की जगह पे ऑब्जेक्टिव वाला बैठेगा। ठीक है, ओके। दूसरा, कहीं पे फाइनाइट वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो हो सकता है वो फाइनाइट वर्ब अपने आप में कैसा वर्ब हो? ट्रांसिटिव वर्ब हो। पॉसिबिलिटी है। और ट्रांसिटिव वर्ब को चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को भी आप नाम से पुकारेंगे, नाम को बताने वाला वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। तो ट्रांसिटिव वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी नाउन होगा। तो दूसरी चीज कि ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो भी नाउन ही होगा। तो सेकेंड पॉइंट।
नाउन का दूसरा स्थान। थर्ड, अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में कहीं पे प्रीपोजिशन यूज हुआ है, प्रीपोजिशन यूज हुआ है, तो प्रीपोजिशन अकेला नहीं यूज होगा, प्रीपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, और ऑब्जेक्ट इज अ नेमिंग वर्ड, और नामित करने वाला शब्द यहाँ आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, नाउन ही कहेंगे। ठीक है, ओके। तो नाउन की तीसरी जगह कहाँ बनेगी, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो नाउन होगा। ठीक है, और जो आपका फाइनाइट वर्ब है सेंटेंस में, तो फाइनाइट वर्ब है तो सब्जेक्ट रहेगा, बार बार हम सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब हो सकता है कि वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन हो, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन को क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट जो होगा, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट के स्थान पे आपका एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, और नाउन भी आ सकता है। तो एडवर्ब एडजेक्टिव का कोई केस नहीं होता है, पूरे इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन का केस होता है, और किसी तीसरे वर्ड का केस नहीं होता है। ठीक है, तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के कॉम्प्लीमेंट के रूप में एडवर्ब आया तो कोई बात नहीं, एडजेक्टिव आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई नाउन आया है तो उसका केस क्या होगा, सब्जेक्टिव होगा। एनी डाउट? ठीक है, ऐसे हमने देखा इस सेंटेंस में जो नाउन का स्थान है वो कितना है, 4 स्थान है। नाउन सिर्फ 4 जगह पे रह सकता है, एक 5वीं जगह होती है, उसको अभी हम नहीं डील करेंगे, आगे देख लेंगे, 5वीं 6वीं भी होगी, कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए, हमारा फिलहाल इतने से काम चलेगा। तो ये जानना आपके लिए जरूरी इसलिए है कि आप सब लोग मैच्योर हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि V प्लस आईएनजी, चूंकि आपके एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछेगा ना, सेंटेंस दे देगा, सेंटेंस में तमाम वर्ड्स होंगे, उसमें से किसी एक वर्ड को अंडरलाइन कर देगा, अंडरलाइन करके पूछेगा बताओ ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो जैसे V प्लस आईएनजी होता है, आईएनजी रूप का वर्ब, आपको पता है कि आईएनजी रूप का वर्ब भी आईएनजी रूप का जो वर्ब होता है वो जीरंड भी होता है और पार्टिसिपल भी होता है ना, और दोनों शक्ल से एक ही तरह दिखते हैं, V प्लस आईएनजी। तो कहीं सेंटेंस में अगर V प्लस आईएनजी लिखा है तो आप कैसे पता करेंगे कि वो जीरंड है या पार्टिसिपल है, तो उसका फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, बोले V प्लस आईएनजी रूप का वर्ब एडजेक्टिव का कार्य करेगा तो पार्टिसिपल है, लेकिन V प्लस आईएनजी रूप का वर्ब अगर नाउन का काम करेगा तो जीरंड है। तो जब नाउन का काम करेगा तो कहाँ बैठेगा, नाउन के जगह पर बैठेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा तो प्रिंसिपल के चेयर पे बैठेगा। बात समझ में आई? तो V प्लस आईएनजी रूप का वर्ब पार्टिसिपल है कि नहीं है ये पहचानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वो जीरंड है कि नहीं पहचानना बड़ा आसान है। बोले V प्लस आईएनजी रूप का वर्ब अगर नाउन के स्थान पे बैठा है तो हर हालत में वो जीरंड ही है, और नाउन के स्थान पे नहीं है तो जीरंड नहीं है। जब जीरंड नहीं है तो क्या बचा, पार्टिसिपल। क्लियर है? तो कौन कौन से स्थान नाउन के होते हैं, बोले सेंटेंस आप जब भी लिखेंगे तो बिना फाइनाइट वर्ब के सेंटेंस लिख ही नहीं पाएंगे, हर सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। और आपने 3-4 दिन पहले पढ़ा था कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है, तो वहां सब्जेक्ट भी होगा। तो फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पे जो नाउन होगा एक वो स्थान नाउन का हो जाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होगा वो नाउन होगा, दूसरा स्थान हो जाएगा, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन होगा तीसरा स्थान, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन के स्थान पे नाउन आ सकता है तो वो चौथा स्थान। ये बात समझ में आ गई? नाउन के कितने स्थान होते हैं टोटल, होते तो 5-6 हैं, लेकिन अभी हम 4 को लेके चलेंगे। कौन कौन? फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन का कॉम्प्लीमेंट। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ठीक है, अब उसी में किसी ने आपसे पूछ दिया कि भैया बताओ ये नाउन तो है, इसका केस क्या है, सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? ठीक है, तो सिंपल सी बात, ऑब्जेक्टिव केस का सिर्फ 2 ही नाउन आपको मिलेगा, कहाँ कहाँ पे, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट और
प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो वो आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो वर्ब यूज हुआ है, अगर वो ट्रांसिटिव वर्ब है तो हर हालत में उसका एक ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ट्रांसिटिव वर्ब के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है नाउन, उसका ऑब्जेक्टिव केस, और प्रीपोजिशन के लिए जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है उसका भी ऑब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर है? ओके, तब हम आगे बढ़ जाएं। हाँ सर। ओके, चलो देखो, एक सेंटेंस में लिखता हूं। द टीचर gave Roma a pen। अब देखिए, टीचर एक नाउन है, रोमा एक नाउन है, पेन एक नाउन है। नाउन का नंबर होगा, जेंडर होगा, केस होगा, सभी का। तो सेंटेंस में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है कि नहीं है, ये पता करने के लिए, जैसे डॉक्टर साहब या वैद्य जी नाड़ी पकड़ के बताते थे ना कि क्या बीमारी है, तो सेंटेंस में बीमारी है कि नहीं, सेंटेंस का नब्ज क्या है, फाइनाइट वर्ब। ठीक है, हु गेव रोमा अ पेन? टीचर। टीचर। क्लियर है? गेव का मतलब दिया, तो देने का काम किसी ने किया, किसने किया? टीचर ने। टीचर। तो दिया तो टीचर ने है, पर क्या दिया? कुछ तो दिया होगा, तो भाव से ही लग रहा है कि ट्रांसिटिव है। अगर पेन ना होता तो देने का काम पूरा होता? नहीं। वैसे भी समझिए, अकेले इसको अकेला रख लीजिए, गेव को। टीचर गेव, टीचर ने दिया, भाव पूरा हो रहा है क्या? क्या दिया, किसको दिया, पूरा ही नहीं हो रहा भाव। ठीक है, तो ये वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट एक्शन वर्ब है, तो वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन नहीं हो सकता है। बोले देने का काम तो टीचर ने किया, पर खुद को नहीं, किसी और को दिया होगा, है ना, और कुछ दिया होगा, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब है इन मीनिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देने का काम किसने किया? टीचर ने। क्या दिया? पेन। तो पेन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है कि नहीं? और पेन दिया तो किसको दिया भैया? किसी व्यक्ति को दिया होगा ना। बोले रोमा को दिया, तो रोमा भी किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। तो इंग्लिश ग्रामर में बहुत से ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब हैं, ये ट्रांसिटिव वर्ब है। इंग्लिश ग्रामर में बहुत से ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब हैं जिनको सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, और बहुत से ऐसे ट्रांसिटिव वर्ब हैं जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब कैसे पता करें किसका क्या केस है। तो आइए सीधे सीधे बात कर लेते हैं। अगर हम सिंपली लिखते हैं गेव। गेव का मतलब भाषा है, भाव देगा, प्रैक्टिकल भाव को समझिए। गेव का मतलब बताओ भाई जल्दी। देना कि दिया? देना। गिव का मतलब देना होता है, गिव पास्ट में है, गुरुजी लोग। दिया तो दिया तो देने का काम हुआ ना, देने का काम किसी ने किया होगा ना। यस सर। ठीक है, तो देने का काम किसने किया? टीचर ने। तो टीचर जो है सब्जेक्ट हुआ कि नहीं? यस। तो इस नाउन का क्या केस हुआ? सब्जेक्टिव। बोलो भाई। एक ऐसा नाउन जो सब्जेक्ट का काम करे तो क्या केस हो जाएगा? सब्जेक्टिव। ठीक है, और देने का काम टीचर ने तो किया, पर क्या दिया? कुछ तो दिया होगा टीचर ने, तो जो चीज दिया होगा वो यहाँ आना चाहिए। बोले पेन दिया, तो पेन अपने आप में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो पेन एक नाउन है और ये ऑब्जेक्ट का काम करे, तो इसका केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। पर टीचर ने पेन दिया, अरे भैया दिया तो किसको? चपरासी को दिया? किसको दिया? किसी को तो दिया होगा ना। बोले रोमा को दिया ना। ठीक है, अगर रोमा ना होती तो देने का काम पूरा हो जाता क्या? नहीं होता। यानी कि इस वर्ब को भी एक ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पे रोमा जो नाउन है ये भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। एक ऐसा नाउन जो ऑब्जेक्ट का काम करे उसका भी केस क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये भाव से ही लग रहा है। गिव का मतलब दिया, देने का काम कोई करेगा, किसी को देगा, कोई चीज देगा। मीनिंग में ही अपने आप से क्या लग रहा है? ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब की कोई अलग से पहचान नहीं होती है। आपको जब मैंने ट्रांसिटिव वर्ब का समझाया एक्सप्लेनेशन, और ट्रांसिटिव वर्ब को जब मैंने डिफाइन किया, तो हमने ये नहीं बताया कि फला 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 वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब होता है, ऐसा नहीं बोला मैंने। हमने क्या कहा था?
कि सेंटेंस में वर्ब को आप इस प्रकार से प्रयोग करें कि उस वर्ब का जो प्रभाव है वो सब्जेक्ट पे ना पढ़ के किसी दूसरे पर ट्रांसफर हो। जब ट्रांसफर होने का भाव देगा तो उसको ट्रांसटिव वर्ब कहेंगे। हाँ या ना? ठीक है, उसका कोई रूल नहीं है, उसको समझना पड़ेगा मीनिंग से। ठीक है, तो देने का काम किसने किया? टीचर ने। पर क्या दिया? कुछ तो दिया होगा, तो जो चीज दिया वो इधर है। ये होना होता देने का काम पूरा ही नहीं होता। तो यहाँ पे दो नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों नाउन का केस क्या बनेगा? ऑब्जेक्टिव। अब आपसे कोई पूछता है कि जैसे मान लिया आप इंटरव्यू में बैठे, आपसे कोई पूछ दिएगा व्हाट इज, जैसे नाउन है तो नाउन के 3 फीचर होते हैं ना। नाउन का नंबर होता है, नाउन का जेंडर होता है और नाउन का केस होता है। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे हाउ विल यू डिफाइन नंबर ऑफ नाइन, नंबर ऑफ नाउन, नाउन का नंबर क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे? हाउ डू यू डिफाइन? ठीक है, बोले नाउन का अपने आप में सिंगुलर होना या प्लूरल होना, इसी बात को नाउन का नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है। A noun, whether a noun is in plural or singular, or in counting it is one or more than one, this feature of noun is called number of noun. Gender क्या होता है? बोले whether a noun in itself is either male or female, or either of them, or both of them, or neither of them. This feature of being male or female is called जेंडर ऑफ नाउन। उसी तरह आपसे कहे व्हाट इज केस ऑफ नाउन, तो केस कुछ नहीं होता है। नाउन को कहाँ यूज करोगे? सेंटेंस में, और सेंटेंस में तो एक फाइनाइट वर्ब होगा ही होगा। हाँ या ना? यस। ठीक है, तो सेंटेंस के अंदर होल्ड ऑन, सेंटेंस के अंदर एक नाउन का किसी दूसरे शब्द के साथ जो संबंध होता है, उसी संबंध को नाउन का केस कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज केस? बोले द रिलेशन ऑफ नाउन with some other word in the sentence is called case of the noun। अब आइए यहाँ से शुरू हो जाता है। आप लोगों को बताया कि सेंटेंस लिखने के लिए सब्जेक्ट हो चाहे ना हो, बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं लिख सकते। और देयर कैन बी अ सेंटेंस विदाउट अ सब्जेक्ट, बट वर्ब इज द एसेंशियल फीचर। ठीक है, विदाउट अ वर्ब यू कैन नॉट राइट अ सेंटेंस। तो सेंटेंस लिखने के लिए वर्ब होना चाहिए कि नहीं? यस। तो ये टीचर एक नाउन है, इसका संबंध किससे बन रहा है? गेव से, यानी वर्ब से। कैसे? बोलिए वर्ब ये वर्ब फाइनाइट है कि इनफाइनाइट? सॉरी, हाँ, ये फाइनाइट है। अगर इस सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब नहीं आता तो क्या इस वर्ब को सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती? अरे भैया, सब्जेक्ट किसका होता है? फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्ट किसका होता है? फाइनाइट वर्ब का। तो इस सेंटेंस में अगर फाइनाइट वर्ब ना होता तो क्या इसको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती? सर ऑब्जेक्ट ना सर। अरे मैं फाइनाइट वर्ब कह रहा हूँ, तो कहाँ सुन रहे हैं? मैं फाइनाइट वर्ब शुरू से आप लोग पढ़ रहे हैं भाई कि फाइनाइट वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसको एक सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। यस सर। अरे मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं सर, सही है। कुछ हुआ है सर, हमें तभी पूछ। ठीक है, तो ये जो यहाँ जो गेव है ये फाइनाइट वर्ब है, और फाइनाइट वर्ब है तो उसको एक सब्जेक्ट चाहिए। मान लीजिए कि सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब आप न लिखते हैं, तो क्या इसको सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। तो ये टीचर जो है, इस 1 2 3 4 वर्ड्स का सेंटेंस है। ये टीचर जो है किसके साथ संबंध बना रहा है? फाइनाइट वर्ब के साथ संबंध बना रहा है। और कैसा संबंध बना रहा है? सब्जेक्ट होने का। हाँ या ना? यस सर। दूसरा जो गेव है अपने आप में ट्रांसटिव वर्ब है। अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रांसटिव वर्ब न होके इनट्रांसटिव वर्ब होता तो भी इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती क्या? नो सर, नहीं पड़ती ना। तो यहाँ पे जो रोमा है, पेन है, ये क्यों आए? क्योंकि ये ट्रांसटिव वर्ब है। तो ये रोमा और पेन जो दो नाउन है, ये ट्रांसटिव वर्ब के साथ कैसा संबंध बना रहे हैं? ऑब्जेक्ट का बना रहे हैं। यस और नॉट? यस सर। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ जैसा संबंध बनता है, उसी संबंध को नाउन का केस कहते हैं। इधर देखो, इसी को एक्सटेंड कर देता हूं। द टीचर, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, हाँ? वहां पे वो आर्टिकल चाहिए होगा। द टीचर गेव, ठीक है, रोमा Rohan's
पेन। एक नाउन, दो नाउन, तीन नाउन, चार नाउन, फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ट्रांसिटिव वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अब ये रोहन भी तो नाउन है, तो रोहन का नंबर सिंगुलर है, जेंडर मैस्कुलिन है और रोहन से फर्स्ट ऑफिस में लिखा है। तो आप लोग अपने दिमाग से सोच के बताइए इसका भाव पकड़ के कि रोहन जो वर्ड यूज हुआ है, रोहन जो नाउन यूज हुआ है, इस सेंटेंस में किस वर्ड के साथ संबंध बना रहा है? पेन। पेन के साथ। पेन के साथ। बोले पेन किसका? रोहन का। पेन का मालिक कौन? रोहन। तो रोहन जो है मालिक होने का भाव दे रहा है कि नहीं? किसके लिए? पेन के लिए। तो एक ऐसा नाउन जो मालिक होने का भाव दे, मालिकाना हक दर्शाए, उस नाउन का केस बनेगा पजेसिव। और अभी आप लोगों को मैंने बताया कि केस क्या होता है। केस कुछ नहीं होता है, बोले किसी नाउन का सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द के साथ जो संबंध होता है, उसी संबंध को नाउन का केस कहते हैं। और नाउन जो है अधिक से अधिक 3 प्रकार के संबंध बना सकता है। क्या? फाइनाइट वर्ब के साथ सब्जेक्ट होने का संबंध बनाएगा तो सब्जेक्टिव केस, ट्रांसिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होने का संबंध बनाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस, या फिर किसी दूसरे नाउन पे मालिक होने का भाव देगा तो मालिकाना हक के लिए पजेसिव केस। क्लियर है? यस सर। यस सर। एकदम क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। ओके गुड, ठीक है जी सर। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ध्यान से देखिए। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट का केस हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा अगर नाउन या प्रोनाउन है तो, है ना। ओके। और व्हाट इज केस, केस क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, इतनी चीजें पढ़ ली। समझ में आई बात? यस सर। जी सर। ठीक है। कुछ बच्चे जो कहते हैं कि सर सेंटेंस में उनसे पूछ देता है कि बताओ ये फ्रेज है या क्लॉज है, नाउन फ्रेज है या नाउन क्लॉज है, समझ में नहीं आता है। कुछ नहीं, नाउन की जगह पे बैठा है तो नाउन क्लॉज है, नाउन की जगह पे बैठा फ्रेज है तो नाउन फ्रेज होगा। और नाउन की जगह कितनी होती है? अभी तक जो देखा 4 होती हैं। तो इतना तो पता ही कर लोगे। बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं कहूं आई डू नॉट अंडरस्टैंड, ठीक है, व्हाट ही टीचर्स, ठीक है। अब किसी ने अंडरलाइन करके दे दिया कि व्हाट ही टीचर्स जो है एक क्लॉज है। अब ये बताओ नाउन क्लॉज है, जो भी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा अपने आप में 3 में से कोई एक होगा। नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। तो आप लोगों को फंडामेंटली हमने बताया वो चीज गांठ बांध के रखनी है कि बैच जी बिना नब्ज देखे कुछ बीमारी नहीं बता सकते हैं। सेंटेंस का नब्ज क्या है? वर्ब। फाइनाइट वर्ब। डू नॉट, हाँ ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे 2 वर्ड का बन गया, दोनों को ले लेंगे। डू नॉट अंडरस्टैंड, हु डू नॉट, कौन नहीं समझता है? आई। अब इसको ढक लो। तो वर्ब और सब्जेक्ट मिल करके भाव पूरा कर पा रहे हैं क्या? नहीं। मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता, नहीं समझता, क्या नहीं समझता? कुछ तो नहीं समझता होगा, हाँ या ना। तो समझने का काम कोई करेगा, होल्ड ऑन, समझने का काम कोई करेगा और कोई बात समझेगा, यस और नॉट, ठीक है। यस सर। ओके। तो समझने का काम कोई करेगा, कोई बात समझेगा। तो समझने का काम आई तो कर रहा, पर क्या समझ रहा है ये नहीं पता, ठीक है। पर ये जो वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है, अगल बगल 2 वर्ब लगे तो ये मेन वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। असली कार्य को ये बताया तो इसी का मीनिंग ले लेंगे। तो ये जो वर्ब है अपने आप में अंडरस्टैंड, ठीक है। आपको बताया था कि वर्ब 3 में से एक प्रकार का होगा, या तो इंट्रांसिटिव हो सकता है। क्या ये इंट्रांसिटिव है? नहीं। नहीं, इंट्रांसिटिव होता तो भाव पूरा कर लेता, भाव नहीं पूरा तो इंट्रांसिटिव नहीं है। क्या ये ट्रांसिटिव है? यस सर। यस सर।
ये ट्रांसिटिव है। तो ट्रांसिटिव वर्ब को क्या चाहिए अपना भाव पूरा करने के लिए? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसके बराबर होता है? नाउन के बराबर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर एक नाउन वर्ड ना आकर के, एक नाउन फ्रेज ना आकर के पूरा का पूरा एक क्लॉज आया है। और ये क्लॉज चूंकि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट नाउन इक्विवेलेंट होता है, तो इस क्लॉज को हम कहेंगे इट इज अ नाउन क्लॉज। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, आपको मैं सिर्फ ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव बताया हूँ। ट्रांसिटिव बताया, इंट्रांसिटिव बताया, ऑब्जेक्ट बताया, कॉम्प्लीमेंट बताया। ठीक है ना? तो इसी को लोग कहेंगे कि बड़ा एडवांस लेवल का चीज है, बड़ा एडवांस लेवल का। अभी तो एक हफ्ता भी आपका पूरा नहीं हुआ ना इस क्लास का। ठीक है, ये कोई एडवांस लेवल है कि बेसिक है? तो मेरी बात को समझिए, अगर ग्रामर में जो बेसिक चीजें हैं उसको अगर आप समझ लेते हैं तो उसके बाहर कुछ नहीं है। इस बात की गवाही कौन देगा? आज मुझे लग रहा है कि 28 बच्चे क्लास में प्रेजेंट है। 28 में से मैं 8 अगर निकाल दूं तो भी 20 बच्चे बचेंगे। 20 तो मिनिमम ऐसे हैं जो हम ही से पढ़े हैं। क्या भाई मैं गलत बात बता रहा हूँ? बेसिक के बाहर कुछ है क्या? नो सर। ओके, तो ये ऑलराइट, क्लियर है केस क्या होता है? तो ये केस हमें क्यों बताना पड़ा? अगर बेसिक आप ही हैंडल कर सकते हैं, बाकी सब कर भी नहीं पाएंगे। सब हैंडल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो अब हम आते हैं नाउन का जो केस होता है। केस हम लोगों ने देख लिया, केस कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, तो नाउन के 3 केस में से वो कोई अगर नाउन दिया है तो अगर वो पजेसिव में है तो एपोस्ट्रोफी है, एपोस्ट्रोफियस उसका पहचान है कि पजेसिव है। लेकिन कहीं पे कोई नाउन है, ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव है, यूं ही नहीं समझ में आएगा। जैसे अगर हम कहें धुंधला दिखाई दे रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, सबको धुंधला दिखाई दे रहा है क्या भाई? नेट समाप्त हो गया। बीच में कोई ना बोला करे भाई, ये बहुत फास्ट रनिंग क्लास है। हाँ, ये जस्ट लाइक वंदे भारत, कोई स्टॉपेज नहीं। सुनिए, आपका हो सकता है कि नेटवर्क वीक हो गया हो या डेटा खर्च हो गया हो ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपकी लेट इवनिंग ये क्लास चलती है, तो जो लोग मोबाइल के डेटा से क्लास लेते हैं उनसे एक सजेशन एडवाइस है कि अपना डेटा दिन में बचा के रखें, फालतू का वीडियो ना देखें। क्योंकि गूगल मीट पे हाई डेंसिटी डेटा चाहिए होता है, और आपके मोबाइल में जो डेटा फ्री वाला मिलता है पैकेज के तहत पर डे 2 GB 2.5 GB, उसका 50% फर्स्ट हाफ का जो डेटा होता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का होता है। ठीक है, और सेकेंड हाफ थोड़ा वीक होता है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ओके, ये एक्स्ट्रा डेटा पैक ले लो, कोई दिक्कत। ठीक है, आजकल 2-250 में महीने भर का मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो नाउन अगर कहीं पे लिखा है तो नाउन सब्जेक्टिव केस में वो ऐसा ही होगा, ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा ही होगा। देखिए ध्यान से, अगर हम कहें रोहित, ठीक है, पुस्ट, इसका क्या भाव है? रोहित पुस्ट, रोहित ने पुश किया, तो पुश करने का काम कोई करेगा, खुद को पुश करेगा, किसी और को करेगा? किसी और को करेगा। मीनिंग वाइज ट्रांसलेट दिख रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? रोहित पुश्ड मोहित। 2 नाउन है। अब किसी ने पूछा कि बताओ इसका केस क्या है, तो सीधी सी बात, ये फाइनाइट वर्ब है। पहले तो फाइनाइट वर्ब पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस, और फाइनाइट वर्ब मीनिंग वाइज क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। बोले पुश कोई करेगा, किसी और को करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे है तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। लेकिन किसी को अगर हम ऐसे लिख दें, मोहित पुश्ड रोहित, तो हमको तो ऐसे लगा ना कि पुश के बाद वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे मोहित ऑब्जेक्ट है, तो मोहित हमने यहाँ लिख दिया, तो क्या भी ऑब्जेक्ट होगा? नहीं। बोलिए फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट का काम करे तो सब्जेक्टिव हो जाएगा, और ये वर्ब अपने आप में ट्रांसिटिव है। ठीक है, ट्रांसिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम करे तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो नाउन जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस में सेम होता है। ये बात समझ में आई? यस। लेकिन पॉजिटिव केस में तो उसमें पोस्ट ऑफ एस लगेगा ही।
ठीक है, तो हम थोड़ा सा पॉजिटिव केस, अगर टाइम हो 10 मिनट तो मैं पॉजिटिव केस का थोड़ा सा नाउन का डिटेलिंग कर दूं या रहने दूं? यस सर, यस सर। गुड। देखो भैया, किसी भी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव, ये हेडिंग इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस कैसे फॉर्म होता है? बोले एक सिंपल सा रूल है, क्या? किसी भी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा दो, या कोई ऐसा नाउन है जिसके अंत में स्पेलिंग के कारण या प्लूरल होने के कारण एस लगा है, उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, तो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव केस। ठीक है, लेकिन एक चक्कर ये है कि हम हर तरह के नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा के पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। जैसे मैं कहूं द पेन्स कैप is broken, तो क्या कह रहा है? पेन का ढक्कन, पेन का ढक्कन टूटा हुआ है, तो पेन को हमने एपोस्ट्रोफी एस में रख दिया, पॉजिटिव केस में रख दिया, तो पेन एक नाउन है। ये नाउन लिविंग है या नॉन लिविंग है? जल्दी बताइए। नॉन लिविंग। नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, होल्ड ऑन, कि आप किसी भी नाउन को एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजिटिव केस में रख देते हैं, लेकिन रूल ये है क्या, कि यदि कोई नाउन जो नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करता है, तो नॉन लिविंग थिंग को डिनोट करने वाले नाउन को पॉजिटिव केस में लिखने के लिए एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करेंगे, तो ये गलत है। लिहाजा इसका करेक्शन क्या होगा? द कैप ऑफ द पेन, द कैप ऑफ द पेन। जैसे ये पता चला कि जो एपोस्ट्रोफी एस होता है उसके माध्यम से भी और प्रीपोजिशन ऑफ के माध्यम से भी हम क्या शो करते हैं? पोजीशन, मालिकाना हक। समझ में आ रहा ना? ऑफ क्या? कैरेक्टर, कैप किसका? पेन का। क्लियर है? बोलिए भाई। और यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस के माध्यम से भी पेन का कैप का भाव आ रहा था। ठीक है, तो हम एपोस्ट्रोफी एस के माध्यम से भी पोजीशन दर्शाते हैं, ऑफ के माध्यम से भी पोजीशन दर्शाते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस के माध्यम से अगर आप पोजीशन दर्शा रहे हैं तो पोजीशन किसका दर्शाएंगे? नाउन का। तो जिस नाउन पे आप पोजीशन दर्शाते हैं, ये जरूरी है कि वह नाउन अपने आप में नॉन लिविंग होना चाहिए, सॉरी लिविंग होना चाहिए। अगर नॉन लिविंग नाउन है तो उसको आप एपोस्ट्रोफी एस के माध्यम से पोजीशन में ना दे करके किसके माध्यम से दर्शाएंगे? प्रीपोजिशन ऑफ के माध्यम से। एनी डाउट? नो। ठीक है, वी कैनॉट, वी कांट राइट अ नॉन लिविंग noun in possessive by using apostrophe s, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ओके। टू पुट a non-living noun in possessive case comma we use preposition of। ठीक है, यस। बोलिए भाई। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इसी का लेते हैं। सेकंड पॉइंट, टू पुट a noun in possessive case, we generally use apostrophe s, but comma when a noun ends in s, कोई नाउन यदि s से समाप्त हो रहा है,
अंत में अगर एस लगा है, चाहे वो स्पेलिंग के कारण लगा हो चाहे प्लूरल होने के कारण। बट यूज है सर वो सर। नहीं, बट if a noun ends in s semicolon, we do not use s after apostrophe। ठीक है, जैसे ये नाउन है और इसके अंत में एस लगा है, ठीक है, तो इसको पजेसिव में रखने के लिए एपोस्ट्रोफी और एस दोनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ एपोस्ट्रोफी का करेंगे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं किड्स पोएम्स, KEATS, तो किड्स पूरा नाम है ना, एस जो है किड के स्पेलिंग में ही है, तो किड्स की पोएम्स, किड्सेस पोएम्स अगर कहेंगे तो गलत हो जाएगा, तो क्या पढ़ा जाएगा, किड्स पोएम, ये बात का एस नहीं रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो इसमें जो जनरल एरर आता है एक ये आता है, और दूसरा ये आता है कि हमारी आदत है कि हम किसी भी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके उसको पजेसिव केस में रख देते हैं। ठीक है, तो किसी भी नाउन में हम एपोस्ट्रोफी एस लगा के पजेसिव नहीं रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऐसे नाउन जो लिविंग बीइंग को शो करते हैं, नॉन लिविंग वाले नहीं। कोई दिक्कत? सर। नो सर। ठीक है, आई सपोज एवरीवन शुड बी सेटिस्फाइड विद दिस मच ऑफ लेक्चर फॉर टुडे। यस सर। यस सर। ठीक है, एंड वन वेरी सिंसियर रिक्वेस्ट, ठीक है, those who like the class or are interested in the class must seek the admission. Okay, get yourself admitted. Sure, because it's going to be almost 1 week. Okay, तो एक हफ्ते की क्लास तो ट्रायल के लिए बहुत होता है। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir.